नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 12 सितंबर, तो आज हम लोग 12 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आज पूरे दिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ ही में वीडियो के अंत में 5 वन लाइनर्स भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में ईपीएफ पर ब्याज की दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है 8.5%। तो ये ब्याज दर पहले कितनी थी? तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में ईपीएफ पर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट 8.65% था और अब ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर को 0.15% घटा दिया है और अब वित्तीय वर्ष 2019-20 में ईपीएफ पर 8.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। आपको बता दें कि ईपीएफ पर ब्याज घटाने से सीधे सीधे 6 करोड़ कर्मचारी प्रभावित होंगे और श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिस पर वित्त मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। और वित्त मंत्रालय का ऐसा कहना है कि ईपीएफ की ब्याज दर भी पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम जैसी छोटी बचत योजनाओं के बराबर होनी चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कि ब्याज दरों को क्यों घटाया गया है। तो इसकी वजह यह है कि ईपीएफओ के निवेश पर रिटर्न कम हुआ है, इसलिए ब्याज दरें घटाई गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ के बाजार में 18 लाख करोड़ रुपए लगे हैं। इनमें से 4500 करोड़ रुपए का निवेश आर्थिक संकट में फंसी कंपनियों जैसे कि डीएचएफएल और आईएल&एफएस में है। और जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ अपनी 85% राशि को बॉन्ड मार्केट यानी कि जिसे डेट मार्केट भी बोलते हैं उसमें लगाता है और बाकी की बची 15% राशि को लगाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए इक्विटी में। और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते ईपीएफओ के निवेश पर रिटर्न कम हुआ है और इसलिए ईपीएफ पर ब्याज दर घटाने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी जी। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयरों में आई तेजी की वजह से मुकेश अंबानी फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में 5वें पायदान पर आ गए हैं और इसी के साथ उन्होंने वॉरेन बफेट और एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल बिजनेस में 1.75% हिस्सेदारी खरीदने की खबर आने के बाद से रिलायंस के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई और इसी के साथ मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और इसी के साथ मुकेश अंबानी की अब कुल नेटवर्थ हो गई है 88.6 यानी कि 88.6 अरब डॉलर। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी गिरावट होने का अनुमान है? तो दोस्तों ये है 9%। तो जानी मानी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर्स 2020-21 में
भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 9% की गिरावट आ सकती है। और एजेंसी का ऐसा कहना है कि कोरोना संक्रमण अभी भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% की ज़बरदस्त गिरावट आई थी। और क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में ख़त्म होने वाली इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। तो ये बात हुई क्रिसिल की। तो अब बात करते हैं क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या होता है। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों क्रिसिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है। और ये एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये एजेंसी किसी देश या संस्था या व्यक्ति के कर्ज लेने और उसे चुकाने की क्षमता या रिस्क फैक्टर का एनालिसिस करती है और फिर उसकी रेटिंग उसकी क्षमता और रिस्क को ध्यान में रखकर करती है, जिससे कि ये पता चलता है कि कहाँ निवेश करना सुरक्षित है और कहाँ ज़्यादा जोखिम है। और क्रिसिल की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान समय में इसके एमडी और सीईओ हैं आशु सुयश। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि अमेरिकी कंपनी S&P ग्लोबल यानी कि S&P ग्लोबल इसकी पेरेंट कंपनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5 स्टार गांव योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है डाक विभाग द्वारा। तो इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग ने 5 स्टार गांवों के नाम से योजना शुरू की है, जिसमें सभी डाक उत्पाद और सेवाएं गांव स्तर तक उपलब्ध कराई जाएंगी। और इस योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। अभी ये योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है, फिर इसके नतीजों के आधार पर इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। और इस योजना के तहत संबंधित ब्रांच ऑफिस के ब्रांच पोस्ट मास्टर की अध्यक्षता में 5 डाक सेवकों की एक टीम बनाई जाएगी और उस टीम का काम होगा गांव-गांव जाकर सेविंग्स और इंश्योरेंस स्कीम आदि के बारे में वहां के लोगों को बताना और विभाग के उत्पादों की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करना। दोस्तों एक बात और बता दें कि सन 1854 में इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग का गठन लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जो कि उस समय वायसराय थे। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डाक विभाग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम सेना में शामिल किया गया है। इसे किसने विकसित किया है? तो दोस्तों इसको विकसित किया है DRDO ने। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है, जिसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमानों से नीचे गिराया जा सकेगा। और P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थानों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे सिस्टम के 2 मुख्य भाग होंगे, जिसमें से एक होगा पैराशूट और दूसरा होगा प्लेटफॉर्म। और पैराशूट और प्लेटफॉर्म दोनों ही भारत में बनाए गए हैं। पैराशूट को बनाया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने और जो इसका प्लेटफॉर्म है इसको बनाया है L&T ने। तो दोनों ही स्वदेशी हैं।
और इसके प्रयोग किए जाने वाला, यानी कि इसमें प्रयोग किए जाने वाला जो पैराशूट है ये मल्टी स्टेज सिस्टम पर आधारित है, यानी कि आसान भाषा में कहें तो ये अलग अलग चरणों में ज़रूरतों और ऊंचाई के हिसाब से खुलेगा। इसमें 5 मुख्य कैनोपियाँ होंगी और 5 ब्रेक शूट, 2 सहायक शूट और इसके साथ ही साथ एक एक्सट्रैक्टर पैराशूट होगा। और ये जो प्लेटफॉर्म वाला पार्ट है इसमें मुख्यतः एल्युमिनियम, स्टील और एलॉय धातुओं का ये बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और डीआरडीओ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्ट में। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। दोस्तों वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी जी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है 105वें स्थान पर। तो हाल ही में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है और इसे जारी कौन करता है पहले ये जान लेते हैं। तो ये जारी किया जाता है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा और ये रैंकिंग कुल 162 देशों के बीच जारी की गई है और इस सूचकांक में इस वर्ष भारत का 105वां स्थान रहा है, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2019 में 79th यानी कि 79वां था। यानी कि भारत इस साल इस रैंकिंग में 26 पायदान नीचे गिर गया है। और इस सूचकांक में टॉप किसने किया है? तो दोस्तों इस सूचकांक में टॉप किया है हांगकांग ने। और इसी क्रम में ये भी जान लीजिए कि सेकंड नंबर पे कौन रहा है? तो सेकंड नंबर पे रहा है सिंगापुर और थर्ड पे रहा है हमारा पड़ोसी देश चीन। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंकिंग ज़रूर याद रखिएगा और फर्स्ट कौन आया है यानी कि हांगकांग, ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये की गई है कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है और इस एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरामदायक परिवहन प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जहां से ये एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है। और बेंगलोर जो है इसे हम सिलिकन सिटी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं बीएस येदुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो लॉन्च किया गया था। और दोस्तों अभी हाल ही में हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो कि कर्नाटक में ही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किया है आंध्र प्रदेश के। ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। दोस्तों जगह का नाम ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी और ये देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है। और इस ट्रेन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर किया।
और इस किसान रेल के चलने से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अनार, खरबूजा, पपीता, अमरूद, टमाटर सहित कई सारे फल और सब्जियां दिल्ली और एनसीआर पहुंच सकेंगे। और दोस्तों, इससे पहले जो पहली किसान रेल चलाई गई थी वो चलाई गई थी महाराष्ट्र के देवलाली से, जो कि नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को खुले में शौच मुक्त प्लस से प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है चंडीगढ़ को। तो हाल ही में चंडीगढ़ को खुले में शौच मुक्त प्लस यानी कि ODF++, ODF का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, प्लस से प्रमाणित किया गया है। तो ODF++ मिलने के लिए मानक क्या है? तो इसमें मल कीचड़ का उचित उपचार और प्रबंधन, यानी कि इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, और इसका निपटान यानी कि इसकी डंपिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। चंडीगढ़ तो ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है, जो कि आपको पता ही होगा। और दोस्तों चंडीगढ़ हाल ही में देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर बन गया है। और केरोसिन की बात हुई है तो ये भी जान लीजिए कि देश में सिर्फ 3 प्रदेश ही पूरी तरह से केरोसिन मुक्त हैं। तो अब उन प्रदेशों के नाम क्या हैं? तो वो हैं पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। और दोस्तों इसी के साथ साथ देश के 5 केंद्र शासित प्रदेश भी पूरी तरह से केरोसिन मुक्त हो गए हैं। उनके नाम क्या हैं? तो वो हैं दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली, और अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड की किस यूनिट में मेथनॉल प्लांट की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों ये हुई है ट्रॉम्बे यूनिट में। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड यानी कि RCF की ट्रॉम्बे इकाई में मेथनॉल का संयंत्र शुरू किया गया है। पहले RCF मेथनॉल का आयात अन्य देशों से करता था। और जानकारी के लिए बता दें कि मेथनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ बनाने में और कीटनाशक के उत्पादन में किया जाता है। दोस्तों बात करें अगर राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड की, तो ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि ये एक PSU है। और ये देश में उर्वरक की 4थी सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। तो देश में सबसे बड़ी उर्वरक की उत्पादक कंपनी कौन है? तो इसका नाम भी जान लीजिए। इसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर्स। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, और इसके तहत गरीबों को 10 रुपए में खाना खिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ICICI बैंक ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है महिंद्रा फाइनेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स स्पॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना को। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है चिली में। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।